आए हैं। किसी बहुत बड़े शायर ने इस जात पात के गुरु पर क्या खूब लिखा है, किसी को जात से अपनी कभी बड़ा नहीं मिलता, जो इंसानियत खो दे उसे खुदा नहीं मिलता। यही है इबादत, यही दीनो ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसलिए साथियों, किताबों और दिमागों में छपी इस नफरत को मिटाना होगा। अगर 84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिली है तो जात पात से ऊपर उठिए और एक इंसान बनकर जीना सीखिए। आपको पता है, इंसान बनकर अपने दिमाग से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ का खंडन कर पाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे कि उस व्यवस्था ने महिलाओं के लिए क्या लिखा था, तब जरा आज के भारत को देखिएगा। जिस सड़ी गली सोच ने कहा था कि शोषित वर्ग और महिलाओं को आज़ादी या धन का अधिकार नहीं है, आज उसी व्यवस्था की छाती पर पैर रखकर हमारे समाज की बेटियां इतिहास रच रही हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज से आने वाली हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। दलित समाज से आने वाली कल्पना सरोज जी का नाम कभी गूगल पर पढ़िएगा। जिस लड़की की बाल विवाह और गरीबी ने जान लेने की कोशिश की, आज वो अपने दम पर करोड़ों रुपए की कंपनी की मालकिन है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। दलित समाज से आने वाली आज हजारों बहन बेटियां IAS, IPS पायलट बनी हैं और सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये महिलाएं इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जब इस शोषित वर्ग को बाबा साहब के संविधान से अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये आसमान चीर कर रख देते हैं। और मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। हमारे ही वेद पुराण और शास्त्र कहते हैं कि एक आत्मा जब 84 लाख योनियों 8.4 मिलियन स्पीसीज में भटक लेती है, तब जाकर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। जरा सोचिए, एक कीड़े मकोड़े, एक पशु पक्षी और पेड़ पौधे से गुजरने के बाद आपको इंसान बनने का ये अनमोल मौका मिला है। तो मेरे साथियों, क्या ये 84 लाख जन्मों की तपस्या आपने इसलिए की थी कि आप इस धरती पर आकर किसी को नीची जाति का कहकर गालियां दे या किसी इंसान के छूने भर से अपवित्र हो जाए? अगर 84 लाख योनियों का सफर तय करने के बाद भी आपके दिमाग में जात पात और ऊंच नीच का ये कचरा भरा है, तो माफ कीजिएगा, आपका ये जन्म व्यर्थ है। आप अभी इंसान नहीं बन पाए हैं। किसी बहुत बड़े शायर ने इस जात पात के गुरु पर क्या खूब लिखा है, किसी को जात से अपनी कभी बड़ा नहीं मिलता, जो इंसानियत खो दे उसे खुदा नहीं मिलता। यही है इबादत, यही दीनो ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसलिए साथियों, किताबों और दिमागों में छपी इस नफरत को मिटाना होगा। अगर 84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिली है तो जात पात से ऊपर उठिए और एक इंसान बनकर जीना सीखिए। आपको पता है, इंसान बनकर जीने की इसी आज़ादी को जब बाबा साहब एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बनाना चाहते थे, तो उनका सामना अंग्रेजों से नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े महानायक से हुआ था। और यहीं से जन्म होता है भारत के इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक महासंग्राम का। साल था 1931। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी जी थे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे जो देश के करोड़ों अछूतों और शोषितों की आवाज बनकर वहां पहुंचे थे। बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने एक बहुत ही कड़क तर्क रखा। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से सवर्णों ने हमें इंसान नहीं माना और हम आज़ाद भारत में उनके भरोसे कैसे रह सकते हैं। हमें अपना नेता खुद चुनने का अधिकार चाहिए। इसे इतिहास में सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन कहा गया है। अंग्रेज मान गए, लेकिन महात्मा गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट जाएगा। इसीलिए अगस्त 1932 में जब अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों को अलग निर्वाचन दे दिया, तो गांधी जी ने पुणे में यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया था। जरा एक पल के लिए रुकिए और उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में चल रहे तूफान की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो महात्मा गांधी थे जिन्हें पूरा देश भगवान की तरह पूजता था। आमरण अनशन की वजह से गांधी जी की जान जा रही थी। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरे देश में करोड़ों शोषितों और दलितों का कत्लेआम हो जाता, उन्हें जिंदा जला दिया जाता। और दूसरी तरफ बाबा साहब के अपने लोगों के हक की वो लड़ाई थी जिसे वो सदियों बाद जीतने वाले थे। यह एक ऐसे विद्वान की धर्म संकट की घड़ी थी जिसे अपने सिद्धांतों और मानवता के बीच किसी एक को चुनना था। और तब बाबा साहब ने अपनी उस जीत को किनारे रख दिया। उन्होंने गांधी जी की जान बचाई और 24 सितंबर 1932 को एक समझौता किया जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। बाबा साहब ने अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी और गांधी जी ने शोषितों के लिए शिक्षा और राजनीति में आरक्षण, रिजर्वेशन देना स्वीकार कर लिया। मेरे नौजवान साथियों, आज जो आरक्षण की बात हम करते हैं वो कोई खैरात नहीं है
वो पूना पैक्ट के उस समझौते की उपज है जहां बाबा साहब ने इस देश की एकता और गांधी जी की जान बचाने के लिए अपने सबसे बड़े अधिकार की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि सिर्फ राजनीति में आरक्षण दे देने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। कानून सिर्फ नियम बना सकता है, लोगों के दिल नहीं बदल सकता। इसीलिए 1936 में जब उन्होंने अपनी सबसे क्रांतिकारी किताब लिखी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, तो उन्होंने उसमें साफ लिखा, जब तक अलग अलग जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे और जब तक अलग अलग जातियों में आपस में शादियां नहीं होंगी, इंटरकास्ट मैरिजेस, तब तक इस देश में जाति का जहर कभी खत्म नहीं होगा। खून का मिलना ही जाति को तोड़ सकता है। और बाबा साहब सिर्फ ज्ञान देने वाले नेता नहीं थे, वो जो कहते थे वो खुद करते थे। बहुत से लोग यह झूठ फैलाते हैं कि अंबेडकर जी सवर्णों या ब्राह्मणों से नफरत करते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सिर्फ इस अमानवीय व्यवस्था से नफरत करते थे। बाबा साहब की पहली पत्नी माता रमाबाई के 1935 से निधन के कई सालों बाद 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर, जिन्हें शादी के बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर या माई कहा गया, से शादी की थी, जो कि पुणे के एक संभ्रांत मराठी सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी। ये इस बात का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक सबूत है कि अंबेडकर जी जातियों के खिलाफ नहीं थे, वो इंसानों के खिलाफ भी नहीं थे, वो सिर्फ उस सोच के खिलाफ थे जो इंसान को इंसान नहीं समझती। और जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही हमारा समाज। लेकिन आज 2026 में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और 5G के दौर में जी रहे हैं, तो मैं अपने नौजवान साथियों और लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वो सोच सच में बदल गई है। आज का पढ़ा लिखा युवा जो बड़े शहरों में रहता है, वो अक्सर मुझसे पूछता है कि सर, आज के ज़माने में जाति कौन पूछता है, देश आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं, अब इस देश में आरक्षण, रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। जो युवा दिल्ली, मुंबई या बंगलुरु की ऊंची इमारतों या मेट्रो सिटीज़ में बैठकर कहते हैं कि जाति अब खत्म हो गई है, शहरों में कोई जाति नहीं पूछता, लेकिन आंकड़े और ज़मीनी हकीकत एकदम बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं, क्योंकि भेदभाव ने सिर्फ अपना रूप बदला है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसका एक नया पढ़ा लिखा और शहरी चेहरा भी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में हुए एक सर्वे से पता चलता है, मुस्लिम और दलित नाम वाले लोगों को घर किराए पर मिलने की संभावना स्वर्ण हिंदू नाम वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत कम होती है। यहाँ तक बहुत पैसे और सफलता भी जाति का दाग नहीं मिटा पाते। कई दलित करोड़पति उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। हरिकिशन पिप्पल, जिनके पास अस्पताल और फैक्ट्रियां हैं, जो आगरा के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, बताते हैं कि जब उनके बेटे ने एक सवर्ण लड़की से प्यार किया तो लड़की के समुदाय के 100 लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देने आ गए। देवेश कपूर और चंद्रभान प्रसाद की मशहूर किताब डिफाइंग द ऑड्स, द राइज ऑफ द दलित एंटरप्रेन्योर्स में पिप्पल जी की कहानी है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि अथाह पैसे के बावजूद उन्हें अपने बेटे के प्रेम प्रसंग में सवर्णों की धमकियां और बाहरी जातिगत घृणा का सामना करना पड़ा था। इसी तरह सांगली जिला महाराष्ट्र के अशोक खाड़े, जो $32 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, कहते हैं कि मैं अपनी मां के लिए दलित बस्ती में महल बना सकता हूं, लेकिन गांव के स्वर्ण हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकता। आरक्षण के नाम पर राजनीति करने वाले और आपकी जाति के समर्थन में खड़ा हूं ऐसा कहकर वोट मांगने वाले सत्ता माफियाओं का भी एक अलग चेहरा है, जो हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के भाई बहनों की मनोभावनाओं से खेलते हैं। साक्षी मिश्रा उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी के विधायक राजेश मिश्रा की बेटी और उनके पति अजितेश कुमार, जो एक अनुसूचित जाति से हैं। जुलाई 2019 में इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके इंटरकास्ट मैरिज के कारण उन्हें साक्षी के पिता और उनके सहयोगियों से अपनी जान का खतरा है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुलिस सुरक्षा की मांग की। इस मामले को पत्रकार रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने अपने प्राइम टाइम शो में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण बताया कि कैसे तुच्छ जातिगत मनोभाव शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों के भीतर भी मौजूद हैं, जो सार्वजनिक रूप से सबका साथ सबका विकास जैसी विचारधाराओं की खोखली बात करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा आरक्षण के मुद्दे पर और भी गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर से हम बाबा साहब की जीवनी पर लौटेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आरक्षण गरीबी हटाने की या नौकरी देने की कोई स्कीम है, लेकिन ये सच नहीं है। जैसा कि अंबेडकर जी का मूल विचार था, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि देश की उन संस्थाओं में जहां से देश चलता है, संसद, विधानसभा, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, पत्रकारिता, वहां उन लोगों की भी मौजूदगी हो जिन्हें हजारों सालों से हमेशा बाहर रखा गया है, ताकि जब देश के लिए नीतियां बने तो उसमें हर तबके की आवाज़ शामिल हो। और यह सुनिश्चित करना था कि सत्ता कुछ बड़े या कुछ ऊंची जाति के लोगों के हाथों में सिमट कर ना रह जाए। सोचिए, अगर देश चलाने वाले सारे लोग एक ही सामाजिक समूह से आएंगे तो क्या वे उन लोगों की समस्याओं को समझ पाएंगे जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं, जिनके दर्द को उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। अंबेडकर जी का यह तर्क था कि अगर कोई व्यवस्था आपको इंसान मानने से इनकार करती है तो आपको उस व्यवस्था को ही खारिज करने का अधिकार है। यही वो नैतिक और बौद्धिक आधार है जो आरक्षण को खैरात नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए एक हक के रूप में स्थापित करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो ऐतिहासिक अन्याय आज भी जारी है? क्या 78 सालों की आज़ादी के बाद भी हमें इस हक की ज़रूरत है? आइए इस 21वीं सदी के भारत की हकीकत देखते हैं। आरक्षण का मूल उद्देश्य था प्रतिनिधित्व। तो चलिए देखते हैं कि आज़ादी के 78 सालों के बाद भी हम प्रतिनिधित्व के मामले में कहाँ खड़े हैं। क्या सत्ता के ढांचों में उन समुदायों की भागीदारी है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बाहर रखा गया था? आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। भारत की उच्च न्यायपालिका, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, वहां विविधता की कमी चिंताजनक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़े देखिए। 2018 से नियुक्त 698 हाईकोर्ट जजों में सिर्फ 22 एससी और 15 एसटी समुदाय और 87 जज ओबीसी समुदाय से आते हैं। एससी एसटी ओबीसी टोटल 124 यानी 698 का 17.5%। इसका मतलब है कि लगभग 82.5% नियुक्तियां सामान्य श्रेणी या ऊंची जाति के लोगों की हुई हैं। ये डेटा साफ करता है कि न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर जहां नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती हैं और आरक्षण लागू नहीं हो पाता, वहां सामाजिक विविधता लगभग ना के बराबर है। यहाँ आपको यह समझना जरूरी है कि कॉलेजियम प्रणाली भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम 4 जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति व तबादले की सिफारिश करते हैं। सरकार केवल अनुमोदन करती है। उदाहरण के तौर पर किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव कॉलेजियम भेजता है। मतलब साफ है कि न्यायपालिका जैसे सबसे शिक्षित और व्यवस्थित प्रशासन में ऊंच नीच जैसा भेदभाव देखा जाता है। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो हमारी सोच को, हमारे नैरेटिव को आकार देता है। 2022 की ऑक्सफैम न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स बताती है कि 121 न्यूज रूम लीडरशिप, संपादक, ब्यूरो चीफ आदि में 106 पदों पर सवर्ण है। यानी देश का चौथा स्तंभ भी जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, जहां लगभग 90% नेतृत्व पदों पर स्वर्ण जाति के लोग हैं। एक भी मुख्यधारा के मीडिया हाउस का नेतृत्व एससी या एसटी समुदाय के व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का मीडिया हाउसों में 0% योगदान है। प्राइम टाइम बहसों में 70% से ज़्यादा पैनलिस्ट उच्च जातियों से होते हैं। ये नैरेटिव मोनोपोली या एक अधिकार सुनिश्चित करता है कि दलित बहुजन के मुद्दों को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन्हें उच्च जाति के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। आरक्षण के खिलाफ योग्यता, मेरिट की बहस को इतना अधिक कवरेज मिलना इसी एकाधिकार का परिणाम है। नौकरशाही में यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने निचले स्तरों पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, लेकिन सीट्स पर एक पिरामिड जैसी संरचना बनी हुई है। एससी और एसटी कर्मचारी ज़्यादातर ग्रुप डी सेवाओं जैसे सफाई कर्मी में केंद्रित हैं, जबकि ग्रुप ए के शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि देश में 90 शीर्ष आईएएस सेक्रेटरी सचिव स्तर के अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी दलित आदिवासी समुदायों से हैं। उन्होंने 2024 में अपने एक बयान में यह भी कहा था कि भारत की टॉप 200 कंपनियों में से एक भी मालिक दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं है, जबकि ये समुदाय देश की 73% आबादी है। इस बात की पुष्टि आर्थिक शोध और दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स DICC की रिपोर्ट भी करती है, जो यह बताती है कि भारत के कॉरपोरेट जगत के शीर्ष स्तरों पर सवर्णों का ही एकाधिकार है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि आरक्षण ने प्रवेश के द्वार तो खोले हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचने के रास्ते अभी भी बंद हैं।
ये केवल प्रतिनिधित्व का संकट नहीं बल्कि शक्ति के वितरण का संकट है। हाँ, ये सच है कि आरक्षण एक आदर्श व्यवस्था नहीं है, उसमें कई खामियां हैं। जैसे क्रीमी लेयर का लूप होल, ये बहस सबसे ज़्यादा यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में देखने को मिलती है। 1992 के इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसका मतलब था कि ओबीसी समुदाय के भीतर जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा समुदाय के सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंच सके। लेकिन हाल के कुछ मामले जैसे पूजा खेड़कर, पूर्वा चौधरी और अन्य बहुत से आईएएस आईपीएस के मामले दिखाते हैं कि इस नियम में कई खामियां हैं। इन उम्मीदवारों पर सोशल मीडिया पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी आलीशान जीवन शैली और बड़े सरकारी अधिकारी माता पिता होने के बावजूद ओबीसी कोटे का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जैसे शिक्षक इन मामलों के पीछे की जटिलता को समझाते हैं। वो बताते हैं कि जनता में गुस्सा नियमों की गलतफहमी के कारण है। ओबीसी क्रीमी लेयर के नियमों के अनुसार 8 लाख रुपए वार्षिक की आय सीमा में माता पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आय को नहीं गिना जाता। क्रीमी लेयर का निर्धारण आय से ज़्यादा माता पिता के पद, रैंक और उनकी नौकरी में प्रवेश की उम्र पर निर्भर करता है। अगर कोई माता पिता 40 साल की उम्र के बाद ग्रुप ए अधिकारी बनते हैं तो उनके बच्चे कानूनी रूप से आरक्षण के हकदार हो सकते हैं, भले ही उनकी आय ज़्यादा हो। ऐसे नियम दिखाते हैं कि समस्या शायद उम्मीदवार की नहीं बल्कि उन नियमों की है जिनमें ऐसे लूपहोल्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी और जायज़ आलोचना यह भी है कि आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर कुछ शक्तिशाली और संख्या में बड़ी जातियाँ ही उठा ले जाती हैं, जबकि उन्हीं श्रेणियों में मौजूद सैकड़ों छोटी और ज़्यादा पिछड़ी जातियों तक कुछ नहीं पहुँचता। इस समस्या को समझने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। इस आयोग ने पाया कि ओबीसी कोटे की 97% नौकरियों और दाखिलों का फायदा सिर्फ 25% ओबीसी उपजातियों को मिला है, जबकि 983 ओबीसी जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य है। इसी तरह की असमानता एससी एसटी समुदायों में भी है। इसी को ठीक करने के लिए 2024 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें एससी एसटी के अंदर भी उप श्रेणियां बना सकती हैं ताकि आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा वंचितों तक पहुंच सके। इस फैसले के बाद तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य एससी कोटे के अंदर कोटा मतलब सब कोटा उप श्रेणियां लागू कर रहे हैं। ये बहसें दिखाती हैं कि आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ आरक्षित बनाम अनारक्षित का नहीं रहा, ये अब आरक्षित श्रेणियों के अंदर न्याय का एक बहुस्तरीय संघर्ष बन गया है। आज आरक्षण का मुद्दा पहले से कहीं ज़्यादा जटिल और राजनीतिक हो गया है। अब लड़ाई 50% की सीमा को तोड़ने, निजी क्षेत्र में आरक्षण और अपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की हो गई है। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले ने आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया था, लेकिन अब कई राज्य इस सीमा को चुनौती दे रहे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को यह कहकर सही ठहराया कि 50% की सीमा सिर्फ जाति आधारित आरक्षण के लिए थी, आर्थिक आधार के लिए नहीं। इस फैसले ने 50% की सीमा को तोड़ने का एक कानूनी रास्ता खोल दिया। बिहार ने अपने जाति सर्वेक्षण, जिसमें ओबीसी ईबीसी आबादी 63% पाई गई, के आधार पर आरक्षण को ईडब्ल्यूएस सहित 75% तक बढ़ा दिया था। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने जून 2024 में इस पर रोक लगा दी। तेलंगाना अपने जाति सर्वेक्षण 56% बैकवर्ड क्लास आबादी के आधार पर स्थानीय निकायों में बैक क्लास आरक्षण 42% तक बढ़ाने की तैयारी में है। जम्मू और कश्मीर में कुल आरक्षण लगभग 70% तक पहुंच गया है। ये सब क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ एससी एसटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ओबीसी और अन्य समुदाय भी अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या बाहरी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा अब भारतीय राजनीति का केंद्र बन रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आजकल निजी क्षेत्रों यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, इसलिए अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने जुलाई 2024 में संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें निजी क्षेत्र में एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की गई। हालांकि ये बात सिर्फ चर्चा का विषय रहा।
मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूँगा। आज भी देश के सबसे बड़े संस्थानों आईआईटीज़, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जब कोई नया बैच आता है तो कई बच्चे एक दूसरे से उनका रैंक पूछते हैं। रैंक इसीलिए नहीं पूछते कि उन्हें आपकी पढ़ाई से मतलब है, वो रैंक पूछकर आपकी कैटेगरी का पता लगाते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप आरक्षण से आए हैं तो आपके साथ बैठने वाले दोस्त बदल जाते हैं। यही वो मॉडर्न छुआछूत है जिसकी वजह से आज भी हमारे कई होनहार छात्र डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ऐसे ही जातिगत भेदभाव की वजह से बहुत से छात्र मौत को गले भी लगा लेते हैं, जैसे रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे होनहार छात्र। ये सच है कि आरक्षण एक इम्परफेक्ट दवा है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है, इसका फायदा कुछ लोगों ने गलत तरीके से उठाया है, इसका लाभ बहुत से जरूरतमंदों तक आज भी नहीं पहुंचा है। लेकिन जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जाती आप दवा देना बंद नहीं कर सकते। इसका समाधान आरक्षण को खत्म करना नहीं बल्कि इसे और ज़्यादा तार्किक और न्यायपूर्ण बनाना है, जैसा कि उपवर्गीकरण सब कैटेगरी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन असली बहस इस सिकुड़ते हुए केक के टुकड़ों पर लड़ने की नहीं बल्कि केक को बड़ा बनाने की होनी चाहिए। हमें सत्ता में बैठे लोगों से ये पूछना चाहिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश में इतनी नौकरियां क्यों नहीं हैं। हम दुनिया की टॉप 100 लिस्ट में आने वाले विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं बन पा रहे हैं। क्यों हम सरकारी ठेकों, आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से आरक्षण और पक्की नौकरियों को खत्म करने की साजिशें झेल रहे हैं। अभी हाल ही में अगस्त 2024 में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला था। चूंकि इसमें आरक्षण नहीं था इसलिए पूरे देश में भारी बवाल हुआ और सरकार को 48 घंटे के अंदर इसे रद्द करना पड़ा। अगर यह भर्ती रद्द नहीं होती तो आप समझ सकते हैं क्या होता। असली सवाल यह नहीं है कि आरक्षण खत्म कब होगा, असली सवाल यह है कि हम एक ऐसा समाज कब बनाएंगे जहां आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। बाबा साहब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत ना हो। वो एक अधूरी क्रांति थी। आरक्षण उस क्रांति को पूरा करने का एक साधन है, मंजिल नहीं। जब तक वो मंजिल नहीं आ जाती यह एक दर्दनाक, जटिल लेकिन जरूरी संवैधानिक सच्चाई बना रहेगा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि नवीन सर, आप सिर्फ एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। क्या हमारे देश में ऊंची जातियों, सवर्णों के साथ अपराध नहीं होते? क्या सिर्फ दलितों को ही सताया जाता है? और एक निष्पक्ष शिक्षक होने के नाते मैं इस बात का खंडन नहीं करूंगा। सिर्फ दलितों को ही सताया जाता है, एक निष्पक्ष शिक्षक होने के नाते मैं इस बात का खंडन नहीं करूंगा। बिल्कुल, इस देश में अपराध हर किसी के साथ होता है। ऊंची जाति के लोगों के साथ भी कई जगह भयानक क्रूरता हुई है, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। लेकिन मेरे साथियों, एक बहुत बारीक और गहरा फर्क है। जरा उस अपराध के पीछे का कारण, मोटिव तो देखिए। जब किसी ब्राह्मण, राजपूत या सवर्ण जाति के व्यक्ति की हत्या होती है या उसे सताया जाता है तो उसका कारण कोई जमीनी विवाद होता है, कोई राजनीतिक दुश्मनी होती है या कोई क्रिमिनल मामला होता है। किसी स्वर्ण को इसीलिए कभी नहीं मारा जाता कि उसने किसी सार्वजनिक नल से पानी पी लिया। किसी ऊंची जाति वाले को इसलिए नहीं पीटा जाता कि वो अपनी शादी में घोड़ी पर बैठ गया। लेकिन जब भारत में किसी दलित, शोषित या आदिवासी के साथ क्रूरता होती है तो 99% मामलों में उसकी वजह कोई आपसी दुश्मनी नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसका नीची जाति का होना होता है। उसे इसीलिए मारा और सताया जाता है ताकि वो समानता की बात ना कर सके। उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए मारा जाता है। यही वजह है कि आज 2026 के इस हाईटेक ज़माने में भी हमारी सोशल मीडिया और अखबारों में वो खौफनाक खबरें देखने को मिलती है। जरा सोचिए, किसी की शादी का दिन है, खुशियों का दिन है, दूल्हा अपनी घोड़ी पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन तभी उसकी बारात पर पत्थर फेंके जाते हैं। और अपनी ही शादी में, अपनी ही बारात में उस दूल्हे को घोड़ी पर बैठने के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है और पुलिस बुलानी पड़ती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के एक दलित दूल्हे के साथ हुई हकीकत है। ये फरवरी 2024 में गुजरात के विकास चावड़ा की कहानी है, जिन्हें सिर्फ इसलिए घोड़ी से उतारकर पीटा गया क्योंकि कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोगों का उनका घोड़ी चढ़ना मंजूर नहीं था। ये जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की वो शर्मनाक घटना है जहां एक 15 साल के दलित लड़के को सरेआम पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया। और ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है। दूर दराज के गांवों और कस्बों में आज भी हमारी दलित और शोषित माताओं बहनों के साथ जो दुष्कर्म और क्रूरता होती है उसे ऊंची जातियों के दबाव में गांव में ही डरा धमकाकर दबा दिया जाता है।
अब आप मुझे बताइए, जिस समाज से आज भी एक इंसान को घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस और हेलमेट का सहारा लेना पड़े, एक इंसान को पेशाब पीने और थूक चाटने पर मजबूर किया जाए, क्या उस समाज में आप मेरिट और बराबरी की बात कर सकते हैं? आप उस समाज का आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं? साथियों, अभी तक हमने जातियों की बात की है, आरक्षण की बात की। अब इन सब बहसों के बीच इस देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा सच कहीं दब कर रह गया है। आज जब मैं इस देश की महिलाओं को, हमारी बेटियों बहनों को स्कूल कॉलेज जाते हुए देखता हूँ, जब मैं उन्हें बड़ी कंपनियों के सीईओ बनते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, अपने हक के लिए लड़ते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है। लेकिन क्या आज की हमारी इन बेटियों को, इन महिलाओं को पता है कि उन्हें ये आज़ादी, ये हक किसने दिलाया? अब हम फिर से अंबेडकर जी के योगदान की बात करेंगे। दुर्भाग्य से हमारे देश में बाबा साहब को सिर्फ दलितों का मसीहा मान लिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े फेमिनिस्ट, नारीवादी या महिला अधिकार समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की हासिल की है। जरा आज़ादी के ठीक बाद वाले भारत की कल्पना कीजिए। उस वक्त इस देश की महिलाओं, विशेषकर हिंदू महिलाओं की स्थिति क्या थी? अगर किसी औरत का पति रोज उसे पीटता है और उस पर जुल्म करता है, तो भी वो औरत उससे तलाक, डिवोर्स नहीं ले सकती थी, क्योंकि कानून में इसका कोई प्रावधान ही नहीं था। एक पुरुष चाहे तो 4 शादियां कर ले, लेकिन महिला कुछ नहीं बोल सकती थी। पिता की संपत्ति में एक बेटी का कोई अधिकार नहीं होता था। औरत को सिर्फ एक संपत्ति या उपभोग की वस्तु माना जाता था। और तब देश के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब ने संसद में एक ड्राफ्ट पेश किया। इसे इतिहास में हिंदू कोड बिल कहा जाता है। यह कोई मामूली कागज नहीं था, यह इस देश की आधी आबादी की गुलामी की जंजीरों को काटने वाला कटर था। बाबा साहब ने इस बिल में प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में पुरुषों के बराबर बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। महिलाओं को अपनी मर्जी से प्रताड़ना की स्थिति में तलाक लेने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। बहुविवाह, पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियां करने पर रोक लगनी चाहिए और अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। बच्चे गोद लेने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। और साथियों, ध्यान से सुनिए, यह बिल सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं था, यह इस देश के हर एक ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और शूद्र, हर हिंदू महिला की आज़ादी का दस्तावेज था। लेकिन जब यह बिल संसद में आया तो बवाल मच गया। उस दौर का जो रूढ़िवादी समाज था, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो सड़कों पर उतर आए। संसद के अंदर और बाहर बाबा साहब का भयानक विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि यह आदमी हमारे धर्म और हमारी परंपराओं को भ्रष्ट कर रहा है। तत्कालीन सरकार पर भी भारी राजनीतिक दबाव पड़ गया और सरकार ने इस बिल को पास कराने से कदम पीछे खींच लिए। अब जरा आज के नेताओं को देखिए। आज एक मामूली से पार्षद या विधायक की कुर्सी के लिए जो लोग अपने ईमान बेच देते हैं, 5 साल तक कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर थे, जब उन्होंने देखा कि जिस सरकार का वो हिस्सा है, वो सरकार इस देश की महिलाओं को उनके मूल अधिकार देने से पीछे हट रही है, तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने देश के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर की अपनी शाही कुर्सी को लात मार दी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देश के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी इतने बड़े नेता ने सिर्फ महिलाओं के हक के लिए देश के कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा दिया हो। आज जो बेटियां अपनी मनपसंद जिंदगी जी रही हैं, जो महिलाएं आज गर्व से पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगती हैं, जो आज बराबरी से सिर उठाकर चल रही हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके हक की कीमत एक महापुरुष ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्सी को त्याग करके चुकाई थी। बाबा साहब ने उस दिन साबित कर दिया था कि उनके लिए सिद्धांत और समाज की भलाई किसी भी सत्ता, किसी भी कुर्सी और किसी भी राजनीति से बहुत ऊपर थी। साथियों, अंबेडकर जी की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया जब महाराष्ट्र के येवला नाम के एक छोटे से गांव से उनकी एक ऐसी हुंकार उठी जिसने दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया के धर्मगुरुओं की नींद उड़ा दी। तारीख थी 13 अक्टूबर 1935। हजारों शोषितों की भीड़ सामने खड़ी थी। बाबा साहब मंच पर आए और उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जो आज भी इतिहास के पन्नों में आग की तरह तदक रही है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यह किसी इंसान के गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, यह एक स्कॉलर की, एक विद्वान की हजारों साल की पीड़ा का निचोड़ था। जब बाबा साहब ने यह घोषणा की तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। ईसाई मिशनरियों ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, सिख नेताओं ने उन्हें अपने अपने धर्म में आने के लिए बड़े बड़े लालच दिए। किसी ने पैसा ऑफर किया तो किसी ने सत्ता।
बहुत से लोग सोचते थे कि अंबेडकर साहब तो बस गुस्सा निकालने के लिए धर्म बदलना चाहते हैं, लेकिन साथियों वो डॉक्टर अंबेडकर थे। वो कोई राजनेता नहीं थे जो रातों रात अपनी पार्टी या अपना ईमान बदल ले। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1935 में यह घोषणा करने के बाद उन्होंने धर्म बदलने में 21 साल लगा दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सच्चा विद्वान कोई भी फैसला भावुकता में नहीं लेता। इन 21 सालों में उन्होंने दुनिया के हर प्रमुख धर्म का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा, सिख धर्म को पढ़ा। उन्होंने याद किया कि अपना वो पारसी धर्मशाला वाला अनुभव जहां उन्हें अछूत कहकर निकाल दिया गया था। उन्होंने याद किया अपना वो ईसाई दोस्त जिसकी पत्नी एक अछूत को घर में रखने के खिलाफ थी। उन्हें पता था कि भारत के अंदर अगर वो अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेंगे तो यहाँ भी उन्हें दलित ईसाई या पसमानदा मुस्लिम का ठप्पा दे दिया जाएगा, क्योंकि इस देश की आबो हवा में ही जाति का जहर घुला हुआ है। वो कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। और दूसरी बात, बाबा साहब इस देश की मिट्टी से प्यार करते थे। वो एक ऐसा दर्शन चाहते थे जो इसी भारत की मिट्टी से उपजा हो, जो विज्ञान साइंस की कसौटी पर खरा उतरे, जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान न हो। और 21 साल की लंबी तपस्या और गहरे अध्ययन और चिंतन के बाद उनकी खोज भारत के ही सबसे महान दार्शनिक और महापुरुष पर जाकर खत्म हुई। उन्होंने किसी विदेशी धर्म को नहीं बल्कि भारत की मिट्टी से उपजे तथागत गौतम बुद्ध के धम्म बुद्धिज्म को चुना। बुद्ध का धम्म जो सिर्फ 3 पिलर्स स्तंभों पर टिका है, प्रज्ञा विजडम ज्ञान, करुणा कंपेशन अर्थात दया, और समता इक्वलिटी अर्थात बराबरी। बाबा साहब ने कहा कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को गुलाम नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनाए, जो ईश्वर और अंधविश्वास से ज़्यादा इंसान के कर्म और उसके ज्ञान को महत्व दे। प्रज्ञा, करुणा और समता। मेरे साथियों, जब बाबा साहब को बुद्ध के इन 3 शब्दों में इंसानियत का असली मतलब मिल गया तो उन्होंने अपने करोड़ों शोषित भाई बहनों को गुलामी की उस मानसिक बेड़ियों से आज़ाद करने का अंतिम फैसला ले लिया। जरा दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया भर में जब भी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तित हुए हैं तो उसके पीछे या तो तलवार का डर था या फिर पैसे और सत्ता का लालच। इतिहास गवाह है कि धर्मों के नाम पर खून की नदियां बहाई गई हैं, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को भारत में महाराष्ट्र में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरी दुनिया के इतिहासकार आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। उस दिन नागपुर के उस विशाल मैदान में लगभग 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। वो कोई अमीर या बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो लोग थे जिन्हें सदियों से गांव के बाहर रखा गया था, जिनके गले में कभी हांडी लटकाई गई थी, जिन्हें पढ़ने का हक नहीं था, जिन्हें कभी तालाब और गड्ढे से पानी नहीं पीने दिया गया था। उस दिन उन 5 लाख लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें धर्म बदलने के लिए किसी ने कोई पैसा या नौकरी का लालच नहीं दिया था। वो 5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट और एक इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए वहां आए थे। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध भिक्षु महास्तवीर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद जब उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को दीक्षा दी तो साथियों, वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल और एकदम रक्तहीन शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन था। बिना खून की एक भी बूंद बहाए एक विद्वान ने अपनी कलम और अपनी सोच की ताकत से 5 लाख लोगों की गुलामी की जंजीरें हमेशा के लिए काट दी थीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्म बदलने का मतलब सिर्फ पुराने भगवानों की जगह नए भगवानों की पूजा करना होता है। नहीं, बाबा साहब किसी नए अंधविश्वास को जन्म नहीं देना चाहते थे। इसीलिए दीक्षा लेते वक्त उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं थी, ये दरअसल एक शोषित इंसान के दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट था। उन्हें प्रतिज्ञा दिलवाई गई कि मैं इंसानों में कोई ऊंच नीच नहीं मानूंगा, मैं सभी इंसानों को समान मानूंगा, मैं बुद्ध के करुणा और समानता के रास्ते पर चलूंगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अब तुम अछूत नहीं हो, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब अपने दिमाग से ही वो हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल फेंको जो हजारों साल से तुम्हारे अंदर भरी गई थी। लेकिन आप